Good morning, students. Now we will continue the chapter 9 of history, Golden Age of India, the Guptas. In the first part, we studied about the important rulers of Gupta Empire, which are Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, and the successors of Chandragupta II. And we also studied about the Faians account. Now today we will study the society and culture in the Gupta period. Okay, the golden age of India. गुप्तास के पैट्रोनेज में और उनके वाइज एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया हर फील्ड में प्रॉस्पर हुआ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, आर्ट, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड रिलीजन्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इंडिया का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ, प्रॉस्पर हुआ इंडिया। इसीलिए इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। फाहियान जो गोबी डेजर्ट को क्रॉस करके इंडिया में, सेंट्रल एशिया से आया था इंडिया में 405 एडी में चंद्रगुप्ता II के रूल के ड्यूरिंग। उसने एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया का गुप्ता पीरियड के दौरान, और उसने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन हम इसमें पढ़ेंगे इसका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? गुप्ता पीरियड का जो किंग होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, और सुपरमेसी उसकी होती थी बाकियों पर, जो हाई साउंडिंग टाइटल्स लेते थे। एक काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की जो किंग को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में असिस्ट करता था। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था। प्रिंसेस जो होते थे, राजकुमार जो होते थे, वो ऑफनली अपॉइंट होते थे एज अ गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, और उन्हें असिस्ट करने के लिए कुमार मात्य होते थे। प्रोविंसेस जो थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट को विषयास कहा जाता था। आयुक्त जो थे वो डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करते थे, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होता था हर डिस्ट्रिक्ट में, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली मेंटेन करते थे। विलेज लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, और ये विलेज के जो एल्डर्स होते थे वो विलेज को लुक आफ्टर करते थे, इस काउंसिल को। और इसे जो है एक काउंसिल होती थी जिसमें विलेज के सारे एल्डर्स पीपल होते थे। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो था फुल्ली डिसेंट्रलाइज था, इंडिपेंडेंट सेंट्रल कंट्रोल था इस पर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था कैश की जगह पे। इससे वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो गुप्तास के डिक्लाइन के बाद ये जो रूलर्स थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। ना अब सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इस पीरियड में जो सोसाइटी थी वो बहुत अच्छी थी। जो लोग थे सोसाइटी में वो रिच थे, प्रॉस्पेरस थे, और डोनेशन भी वो दिया करते थे जगह जगह पे, हॉस्पिटल्स को और रेस्ट हाउस में, और बहुत ही ऑनेस्ट थे और कानून से लॉ अबाइंडिंग थे, मतलब कानून से बंधे हुए थे, कानून का पालन करते थे। जो लोग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे वो बहुत ही शांति से, भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहते थे। और इस समय जो लोग थे सोसाइटी में वो वेजिटेरियंस थे। केवल जो चांडाल्स थे वो नॉन वेजिटेरियंस होते थे, क्योंकि वो सिटी के आउटसाइड रहते थे और उन्हें अनटचेबल्स के रूप में ट्रीट किया जाता था। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी ब्रांचेस थी साइंस की उसमें रैपिड प्रोग्रेस हुआ इस पीरियड के दौरान। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी और मेडिसिन बहुत एडवांस थे इस समय पर। एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। दो वेल नोन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स जो थे इस टाइम पर वो थे आर्यभट्ट और बाराहमीर। आर्यभट्ट जो है उन्होंने बताया कि अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है सेम टाइम पर, और अपने एक्सिस पर भी मूव करती है। उनकी जो थ्योरी थी उस समय पर उस पर बिलीव नहीं किया था किसी ने। हालांकि अब ये सब जान चुके हैं कि ये सही है, और उन्होंने आर्यभट्टियम लिखी है जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के कई सारे सॉल्यूशन दिए हैं। बराहमीर जो थे एक दूसरे लीडिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बृहत संहिता लिखा है जिसमें जो एक साइंस की एनसाइक्लोपीडिया है।
फिर है मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमरल सिस्टम जो था वो भी बहुत एडवांस था। अरेबिक न्यूमरल्स पहले यूज़ किए जाते थे इंडियंस के द्वारा, इंडियंस जो यूज़ करते थे। ये जो सिस्टम था उसे अरब से अडॉप्ट किया गया था और फिर यूरोपियंस के थ्रू जो है इसे अडॉप्ट किया गया था। इंडियन मैथमेटिशियंस जो थे वो ज़ीरो का यूज़ करना जानते थे, वो डेसिमल सिस्टम को यूज़ करना जानते थे। फिर है मेटलर्जी। मेटलर्जी भी बहुत एडवांस था उस समय पर। ये जो मेहरौली में जो आयरन का पिलर है दिल्ली में, उसे देखकर ये एकदम क्लियर हो जाता है। ये जो पिलर है वो 4th सेंचुरी एडी में बनाया गया था और इस पर सन और रेन कई लंबे सालों से इस पर उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, उस पर रस्ट भी नहीं आई है। गोल्ड कॉइन्स जो थे गुप्ताज के, वो भी बहुत एक्सीलेंटली डिज़ाइन किए जाते थे। फिर है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के फील्ड में भी बहुत प्रोग्रेस हुई। डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को कई हॉस्पिटल्स में अटेंड करते थे जो गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे। कई बुक्स मेडिसिन्स पर लिखी गई थी। धन्वंतरी जो थे ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे उस टाइम के, और वेटरनरी साइंस भी काफ़ी डेवलप हुआ इस समय पर। ठीक है, तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ कंडीशन ऑफ वीमेन। सोसाइटी में वीमेन की क्या कंडीशन थी? वीमेन की जो स्टेटस था डिक्लाइन हो चुका था। उन्हें फॉर्मल एजुकेशन रिसीव करना अलाउ नहीं था और वो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, है ना। जो शास्त्रार्थ थे या फिर लॉ की जो बुक्स होती थी उन्हें एडवाइस किया जाता था केवल अर्ली मैरिज। उसमें ये लिखा गया था कि लड़कियों की शादी जो है जल्दी कर देनी चाहिए। कई सारे रिस्ट्रिक्शन उन पर इम्पोज कर दिए गए थे विधवाओं पर। कई बार जो विडोज़ होती थी उन्हें सती के लिए भी फोर्स किया जाता था। सती जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी विमेन का जब हस्बैंड मर जाता है, डेथ हो जाती थी किसी विमेन के हस्बैंड की, तो उस विमेन को खुद को उसके फ्यूनरल पायर में जो है बर्न करना पड़ता था। तो ये सती सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा उस समय पर सोसाइटी में प्रिवेलेंट था। विमेन जो थी वो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी में उनको केवल ज्वेलरी को छोड़ करके, और ज्वेलरी जो उनकी होती थी उसे स्त्रीधन कहा जाता था, उसको छोड़ करके जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता था। तो जो पूरी कंडीशन थी वीमेन की वो डिटीरियरेट हो रही थी, घट रही थी, ख़राब होती जा रही थी, और उन्हें सोसाइटी में लंबे समय तक इक्वल स्टेटस नहीं मिला। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो सारनाथ स्कूल है आर्ट का, वो गुप्ताज के अंडर में ही फ्लॉरिश हुआ था। बैठे हुए बुद्धा का जो स्टैचू है यहाँ पर, वो इस यहाँ के आर्ट का बेस्ट स्पेसिमेन है। ये बुद्धा के मेडिटेटिव पोस्चर को डिपिक्ट करता है जो उन्होंने फर्स्ट sermon में डिलीवर किया था। जो पहला उन्होंने अपना उपदेश दिया था उस पोस्चर को इसमें दिखाया गया है। हिंदुइज़्म जो था गुप्ताज के अंडर में रिवाइव हुआ। जो इमेज वर्शिप थी वो काफ़ी पॉपुलर हुई। बड़ी संख्या में टेम्पल्स भी बनाए गए। जो टेम्पल था उसमें सेंट्रल रूम होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था। ये चारों तरफ से पिलर से घिरा होता था। पिलर से घिरा होता था। जो रूफ होती थी वो लो टायर्ड स्पायर होती थी, लो टियर्ड स्पायर्स में होती थी। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे उसका जो पूरा फ्यूचर नॉर्थ इंडियन टेम्पल का इसी पर बेस था। जो मोस्ट फेमस टेम्पल है गुप्ता पीरियड का, उसमें देवगढ़, सांची और भितरगांव का मंदिर है जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का फाइन स्पेसिमेन है। मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल केव टेम्पल जो हैं अजंता में औरंगाबाद के पास, वो भी इसी पीरियड के दौरान बनाई गई थी। वॉल्स पर, इन जो केव्स हैं उनकी वॉल्स पर हम बहुत ही सुंदर पेंटिंग देख सकते हैं। कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो बुद्धिस्ट लेजेंड्स को इल्यूस्ट्रेट करती है, और जो कुछ हैं वो बुद्धा की लाइफ के सीन को शो करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स भी इंडिया में गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी फ्लॉरिश हुआ था, और ट्रेड जो था पूरी कंट्री में नहीं बल्कि फॉरेन लैंड्स में भी फ्लॉरिश हुआ था।
बेटर और स्ट्रॉन्गर शिप्स जो थे वो बनाए जाने लगे थे, और जो समुद्र से जर्नी करना अब काफ़ी सेफ हो गया था। ताम्रलिप्ति जो गंगा डेल्टा में एक गंगा डेल्टा था, बहुत बड़ा और बिजी पोर्ट था ईस्ट का। यहाँ से शिप्स म्यांमार को, जिसे सुवर्ण भूमि कहा जाता था उस समय पर, वहाँ के लिए सेल करती थी। और यावा द्वीप, जिसे जावा कहा जाता है अब, कंबोज, जिसे कंबोडिया कहा जाता है, और ये भड़ोज के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वेस्ट कोस्ट में, सोपारा और कल्याण, यहाँ पर ये सब बिजी पोर्ट्स थे जहाँ पर व्यापार होता था शिप्स के थ्रू। शिप्स जो थी यहाँ से जाती थी वेस्टर्न एशियन पोर्ट पर, और इजिप्ट तक जाती थी, जो जिनसे ट्रेड रिलेशन जो है काफ़ी डेवलप हुए। कई इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में सेटल डाउन हुए। ये जो कंट्रीज़ थी उन्होंने वो डीपली इन्फ्लुएंस थे इंडियन कल्चर से, और बेटर ट्रेड रिलेशन डेवलप हुए इससे वेस्टर्न एशिया के साथ भी। तो जो डिसइंटीग्रेशन था गुप्ता किंगडम का, उसके साथ ही जो नॉर्थ इंडिया का ट्रेड था वो भी डिक्लाइन होने लगा। कई शहर जो थे वो इस डिके को दिखाते हैं। ओके, नाउ रिलीजन। इस समय पर हिंदुइज्म जो था वो मुख्य धर्म था। हालांकि हिंदू शब्द जो था उसे अरब यूज़ करते थे। हिंदुओं के लिए, जो हिंदू थे हिंदुस्तान में रहते थे, अरब उनके लिए उसे यूज़ करते थे। जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे उनके लिए हिंद, ये क्या है, एक डिस्टोरेट फॉर्म है सिंधु का। ज़्यादातर जो गुप्ता रूलर्स थे वो विष्णु भगवान के डिवोटी थे, और वो कई सारे रिलीजियस सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। इस समय तक वैदिक रिलीजन जो था एक्सेप्ट किया जाता था, और साथ ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा था। और भक्ति को और आइडल वर्शिप को भी इसमें एक इम्पोर्टेंस दी गई थी, एक्सेप्ट किया गया था। ये जो फैक्टर्स है इन्होंने वैदिक रिलीजन को अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करने में हेल्प की। जो गुप्ता किंग थे वो काफ़ी जेनरस थे डोनेशन देने में। मंदिर बनवाने के लिए वो डोनेशन दिया करते थे, और गुप्ता पीरियड के दौरान ही नॉर्थ इंडिया का पहला टेम्पल बना था। जो 2 ग्रेट संस्कृत एपिक्स है, रामायण और महाभारत, वो भी दोबारा से लिखे गए थे। और शिव और भगवान विष्णु का डिवोशन काफ़ी पॉपुलर हुआ इस समय पर। अब ये माना जाने लगा था इस समय कि जो भगवान विष्णु हैं वो कभी कभी अर्थ पर आते हैं अपने अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में, बुराई पर अच्छाई की जीत करने के को जीत दिलाने के लिए। टेम्पल्स के अलावा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और चैतन्य भी गुप्ताज ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ओके, नाउ लिटरेचर। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामाज और पोइट्रीज लिखी गई थी संस्कृत भाषा में इस समय पर। गुप्ता किंग्स जो थे वो पोइट्स और राइटर्स को पैट्रोनाइज करते थे। चंद्रगुप्ता II के कोर्ट में बहुत सारे महान विद्वान होते थे, आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, जो उनके नवरत्न कहलाते थे, 9 ज्वेल्स कहलाते थे, है ना। जो ब्राइटेस्ट थे इन सब में से 9 ज्वेल्स में थे वो थे कालिदास। उनका जो वर्क है और प्ले है उसे ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा है आज के समय पर, और उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज भी जाना जाता है। उनका जो एपिक पोएम थी मेघदूतम और रघुवंशम, वो उनका फेमस प्ले, और उनका एक फेमस प्ले था अभिज्ञान शाकुंतलम, वीर मुरवाशी और मालविकाग्निमित्रा। ये उनके कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स थी। कालिदास के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट संस्कृत ऑथर्स थे इस समय पर, जैसे विशाखदत्त, शूद्रक और सुबंधु। हरसेन जो है उन्होंने एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखी है इलाहाबाद के पिलर पर समुद्रगुप्त के प्रेज में। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक इंटरेस्टिंग जो कलेक्शन है स्टोरीज़ का, पंचतंत्र, एनिमल और बर्ड्स जो इनमें कैरेक्टर्स हैं इन फेबल्स में, ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टोरीज़ हैं वो विष्णु शर्मा ने कलेक्ट की थी। पंचतंत्र जो है उसे भी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस में पूरे वर्ल्ड में ट्रांसलेट की गई हैं ना। साइंस, इंडिया ने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी काफ़ी प्रोग्रेस किया था, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन्स में। जो 2 बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट थे इस पीरियड के वो थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। दोनों ही
उनमें से जो दोनों थे एस्ट्रोनॉमर्स भी थे और मैथमेटिशियन भी थे साथ ही साथ, है ना। आर्यभट्ट जो थे वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने ये फाइंड किया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी इसे बाद में एक्सेप्ट किया। जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का इस समय पर वर्ल्ड को, वो था मैथमेटिक्स में ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम का यूज़। ये जो नंबर सिस्टम था इसे अरब्स के द्वारा लर्न सीखा गया था। जो इंडिया से उन अरब्स ने सीखा इसे, फिर उसको ट्रांसफ़र किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसलिए ये जो सिस्टम है इसे अरबिक नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही मेटलर्जी के फील्ड में भी काफ़ी एडवांसमेंट थी। मेहरौली का जो पिलर है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, एक गुड एग्जाम्पल है इस फील्ड के एडवांसमेंट का। विक्रमादित्य ने इस पिलर को कंस्ट्रक्ट करवाया था जब वो अपनी विक्ट्रीज करके आते थे। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है इस पिलर के बारे में कि ये आयरन का बना हुआ है पूरा, और आज तक ये रस्ट नहीं लगा है, इसमें जंग नहीं लगी है, और ना ही कोई इसका इरोजन हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं इस पिलर के बने हुए। जो मेडिसिन्स पर बुक लिखी गई हैं सुश्रुता और चरक के द्वारा, ये जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं इस फील्ड की नॉलेज का, और ग्रामर लेक्सिकोग्राफी पर भी कई बुक्स लिखी गई हैं। गुप्ताज ने लगभग 200 ईयर्स तक रूल किया, लेकिन जो मोस्ट ट्रेमेंडस प्रोग्रेस अचीव की है इन्होंने, वो उनकी जो ये अचीवमेंट थी वो कई सालों तक जो है उसकी वैल्यू रही है इंडिया में। जो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी जो थी उसमें केवल लग्जरी नहीं बल्कि नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए उन्हें याद किया जाता है। गुप्ता पीरियड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट मेमोरेबल पीरियड है हमारी हिस्ट्री का। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कॉजेज फॉर द ब्रेकअप ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर टूटा कैसे, उसका ब्रेकअप कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हो गया, है ना। गुप्ता एम्पायर मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी में डिसअपियर हुआ लगभग। इसके मेन कॉजेज जो थे वो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स में दिए हुए हैं नीचे। जितने भी सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता II के बाद, वो सब वीक थे और इनएफिशिएंट थे, और वो वॉर ऑफ सक्सेशन में ही उन्होंने अपने आप को लूज़ कर दिया। सैलरीज का पेमेंट जो ऑफिसर्स को दिया जाता था उस समय वो लैंड ग्रांट्स के रूप में होता था, जिससे वो रिचर होते गए, और उन्हें अपने ज़्यादा जो लैंड ग्रांट्स थे उनका उन्हें प्राउड हो गया, और फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद को इंडिपेंडेंट टेंड कर दिया, और जिससे जो सेंटर था किंग का वो वीक होता गया। जो वास्टनेस थी गुप्ता एम्पायर की, इसके कारण जो किंग थे उसे ईजिली उनके अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। स्पेशली जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे वो उस समय तक अभी डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए उनको पूरे इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर पाना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो वीक सेंट्रल रूल का एडवांटेज उन्होंने लिया और ख़ुद को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया। जो रेगुलर और रिपीटेड इन्वेशन रहे हुणास के, उसके कारण जो गुप्ता एम्पायर था वो धीरे धीरे डिज़ास्टर की तरफ बढ़ता गया, और फिर वो क्रम्बल डाउन हो गया। ठीक, सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द ग्रेट गुप्ता एम्पायर, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Read this chapter and listen the explanation carefully. After that you have to write down the terms given here, and I will provide you the question answer and book exercise of this chapter. Okay, till then, goodbye.